गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में मेरे भाई स्वागत है आप सभी का। आज है संडे। संडे मतलब फन डे। आज तुम्हें लिखना करना कुछ भी नहीं है, ओनली बोर्ड पर देखना है और चीजों को समझना है। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरे भाई? ऑडियो वीडियो क्लियर है? उम्मीद है मुझे ऑडियो वीडियो क्लियर होगी, सभी को दिख रहा होगा सही तरीके से। देखो मेरे भाई, आज हम क्या करेंगे, मैंने तुम्हें बोला था कि भाई अपन थर्ड चैप्टर के एमसीक्यू कर रहे होंगे, लेकिन देखो हुआ क्या कि वो पीडीएफ जो थी वो डिलीट हो गई। ठीक है, अब उसको बनाने का भी टाइम नहीं मिल रहा। अपन ऐसे करेंगे, जैसे चौथा चैप्टर हो जाएगा तो मतलब 15 तारीख बाद में, मतलब अपना जैसे जो भी मतलब 15 तारीख के बाद में जैसे चौथा चैप्टर होगा, तो चौथे चैप्टर के जब संडे आएगा तो उसमें हम थर्ड चैप्टर के एमसीक्यू भी कर लेंगे। ठीक है, तो उस चीज के लिए लोड नहीं लेंगे। आज हम क्या करेंगे, मैंने तुमसे ये भी बोला था कि जो संडे आते जाएंगे उसमें हम चैप्टर की, जो भी अपन चैप्टर का रिवीजन नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, चैप्टर का रिवीजन करेंगे। इस संडे हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, आज के दिन आज हम इस चैप्टर को जो मैंने पढ़ाया हुआ है इसका हम रिवीजन कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, जितना पढ़ा दिया है उसका रिवीजन करेंगे। कोई चीज समझ में नहीं आई तो उसको बताएंगे कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। ठीक है, जिसको आता है वो टाइम बर्बाद ना करें, और चीजों पे ध्यान दे और सब्जेक्ट पे ध्यान दे। जिसको नहीं आता वो चीजों को समझेगा, जिसको लगता है कि हाँ मुझे रिवीजन करना है तो वो रिवीजन करेगा। किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है मेरे भाई, है ना। चलो चीजों को समझते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आए तो बताएंगे। ठीक है मेरे भाई, स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। देखो थोड़ी छोटी हो सकती है क्लास, लेकिन समझाने की चीजें जो भी हैं वो मैं पूरी की पूरी समझाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, चलो देखो मेरे भाई, अपना चैप्टर चल रहा था, अब मैं आज इसको रिवीजन कराऊंगा। ठीक है ना, पूरे का चैप्टर चल रहा था अपना पार्ट 4, जिसका नाम था कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन का मतलब कार्बन, एंड का मतलब एवं या और, इट्स का मतलब उसके, और कंपाउंड्स का मतलब यौगिक। ठीक है, तो पार्ट 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे भाई। कार्बन और उसकी यौगिक की तो बात कर रहा है, तो हम पहले देखेंगे कार्बन। तो कार्बन क्या है मेरे भाई, कार्बन एक तत्व है। कार्बन क्या है, एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। कितना होता है परमाणु क्रमांक? 6 होता है। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है कि कार्बन है एक तत्व, एक यौगिक, एक मिश्रण, या इनमें से कोई नहीं, तो हमको बताना है कि कार्बन एक तत्व है। वो पूछ लेगा कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो हमें याद रखना है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। वो ऑप्शन में देगा पहले 4, फिर 2, फिर 6, फिर 4, मतलब 5 दे देगा, कुछ भी दे देगा, तो ध्यान रखना है। अब उसमें क्या करेंगे, सब संयोजकता 4 होती है, लेकिन अब परमाणु क्रमांक पूछ लिया, सबने संयोजकता याद कर रखी थी, परमाणु क्रमांक 4, ऑप्शन लिखा ए, और उसने कर दिया गलत मेरे भाई। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तथा इसे सी से प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई? सी से प्रदर्शित करते हैं। कार्बन की विशेषताओं की बात करें, किससे क्या करें, कार्बन की विशेषता। हाँ, सी से ये भी पूछता है मेरे भाई, है ना। अब बहुत बार पूछ लेता है कार्बन को किससे प्रदर्शित करते हैं, कार्बन को के से, तो सब कार्बन का के, बहुत सारे होते हैं बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। ठीक है, कार्बन का क्या हो जाएगा, सी से, बड़े सी से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कार्बन को ना तो सी आर से प्रदर्शित करते हैं, ना के से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई, हम इसको प्रदर्शित करते हैं बड़े सी से, कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। आगे बात करें कार्बन की विशेषताएं, तो कार्बन की विशेषताओं में क्या बात करेंगे बेटा, कि कार्बन की जो ज्यामिति होती है, कार्बन की जो ज्यामिति होती है समचतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? समचतुष्फलकीय होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। इस चीज को याद रखेंगे सभी। ठीक है, कार्बन अपनी चारों संयोजकता पूरी करने के लिए यौगिकों के साथ एकलाबंध, द्विआबंध तथा त्रिआबंध बनाकर नए यौगिकों का निर्माण करता है। क्या करता है? नए यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, जिसको हम कैटिनेशन भी बोलते हैं। अगर ये श्रृंखलन न दे तो ये किस तरीके से लिखेगा मेरे भाई, समझेंगे। ये लिखेगा इस तरीके से। क्या लिख के देगा ये? इस तरीके से। कैटिनेशन भी पूछ सकता है, कैटिनेशन, कैटिनेशन। ठीक है, क्या पूछ लेगा? कैटिनेशन। इस कैटिनेशन को देखो, ये इस तरीके से है, ऐसे बोलते हैं इसको, कैटिनेशन, और इसको बोलते हैं मेरे भाई श्रृंखलन।
को क्या बोलते हैं, श्रृंखलन बोलते हैं। तो ये अगर कैटिनेशन दे दे कि कैटिनेशन का गुण पाया जाता है किसमें, कैटिनेशन का गुण किसमें पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे कैटिनेशन का जो गुण पाया जाता है, कैटिनेशन का मतलब ही क्या है, श्रृंखलन है। और श्रृंखलन का गुण किसमें पाया जाता है मेरे भाई, कार्बन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, कार्बन में पाया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होगी। चलो देखो आज मैं पूरे पढ़ाने के तरीके से ही रिवीजन कराऊंगा, ठीक है मेरे भाई, आज जल्दी जल्दी नहीं। देखो हो गया, कार्बन के 3 प्राकृतिक समस्थानिक, प्राकृतिक का मतलब होता है जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वो 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं, 6C12, 6C13, 6C14, ठीक है मेरे भाई। ये क्या होते हैं, कार्बन के प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या करेगा वो, इनमें से कैसे पूछ लेगा कि कार्बन का निम्न में से कार्बन का प्राकृतिक समस्थानिक नहीं है, यहां पे दे देगा 6C11 दे देगा, 12 दे देगा, चलो 12 दे दिया मान लो, C612, C613, C614, C616 दे दिया। तो अब कौन सा नहीं है उसमें, तुम बोलोगे सर 6C16 नहीं है। और ये तीनों तो क्या है, 12, 13, 14 तो क्या है, कार्बन के समस्थानिक है। आगे बात समझ में, प्रश्न कैसे पूछेगा, कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, तो मतलब ये यहाँ से यहाँ पे क्या कर देगा, खाली स्थान दे देगा। तो कार्बन में खाली स्थान का गुण पाया जाता है, तो किसका गुण पाया जाता है, श्रृंखलन का। कार्बन के 3 प्राकृतिक समस्थानिक 6C12, 6C13 और 6C14 हैं। कार्बन अपनी चारों संयोजकताओं को पूरी करने के लिए यौगिकों के साथ एकल आबंध, द्विआबंध तथा त्रिआबंध का निर्माण करता है, ठीक है, और नए यौगिकों का निर्माण करता है। पूछ लेगा कार्बन अपनी चारों संयोजकताओं को पूरी करने के लिए कितने आबंध बनाता है, एक आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध या तीनों, तो अब हम बोलेंगे तीनों आबंध बना लेता है मेरे भाई, ठीक है। आगे देखेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं भाई, आगे समझते हैं। आगे समझते हैं समस्थानिक। समस्थानिक में मैंने तुम्हें बताया था कि समस्थानिक का मतलब ही है, सम का मतलब समान और स्थान का मतलब है स्थान। और स्थान यहाँ पे कौन बताता है मेरे भाई, परमाणु क्रमांक बताता है। देखो जिसने अब तक की क्लासें नहीं देखी वो इस क्लास को देख के भी बहुत कुछ का मतलब 90%, 95+% जो भी मतलब इसका कंटेंट है उसको समझ सकता है मेरे भाई, है ना। चलो समस्थानिक का मतलब क्या है, जिसका स्थान समान हो। स्थान समान का मतलब वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो, जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या हो मेरे भाई, समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। भिन्न का मतलब अलग होती है, वैसी भिन्न नहीं बता रहा 1/2, 3/2 नहीं, भिन्न का मतलब अलग। तो इनका परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं मेरे बेटे। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक का मतलब है कि इनका स्थान समान होता है, इनका स्थान समान होता है। और स्थान का मतलब यहाँ पर परमाणु क्रमांक है। जैसे तुम्हारी कक्षा में तुम्हारे रोल नंबर होते हैं वैसे ही इनके भी रोल नंबर होते हैं, जिसको हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं, जिनको हम यहाँ का इनका क्या बोलते हैं, स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थान बोलते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं मेरे भाई। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, अब देखो, अब कभी भी कोई मान लो इस तरीके से लिख के दे दिया, अब इसमें परमाणु क्रमांक का मतलब ये परमाणु क्रमांक कौन सा है, परमाणु द्रव्यमान कौन सा है। द्रव्यमान का मतलब बेटा यहाँ पे भार समझेंगे। और भार को क्या ऐसे मतलब भार को क्या करेंगे अपन, सर पे उठा के रखेंगे। सर पे उठा के रखेंगे तो ये भी अपने द्रव्यमान को सर पे उठा के रखता है। सर पे उठा के रखने का मतलब जो ये ऊपर लिखा हुआ होता है ये तो होता है द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। और ये वाली जो होती है वो क्या होती है, परमाणु क्रमांक होती है मेरे भाई। क्या होती है, परमाणु क्रमांक होती है। क्या होती है, परमाणु क्रमांक होती है मेरे भाई। देखो क्या होती है मेरे भाई, परमाणु क्रमांक होती है, ठीक है। ये नीचे वाली परमाणु क्रमांक और ऊपर वाली द्रव्यमान संख्या होती है। तो देखो ध्यान से समझेंगे। अब संभारिक का मतलब है भार, समस्थानिक का मतलब स्थान। स्थान जो नीचे रोल नंबर बताएगा ये क्या है, इसका स्थान है। भारिक का मतलब जो ऊपर बताएगा वो क्या है, भार है। तो संभारिक क्या होंगे, वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो मेरे भाई। द्रव्यमान संख्या तो क्या होगी, समान होगी, मतलब जो ऊपर के अंक हैं वो तो समान होंगे, जिनको हम द्रव्यमान क्रमांक या द्रव्यमान संख्या बोल रहे हैं वो तो क्या होंगे, समान। तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होंगे मेरे भाई, भिन्न भिन्न होंगे। वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, क्या कहलाएंगे बताओ, वो कहलाएंगे संभारिक। क्या कहलाएंगे, संभारिक कहलाएंगे। अब कार्बन में आबंध की बात करते हैं। तो कार्बन में मेरे भाई समझो, कार्बन में आबंध भाई जो भी यौगिक होते हैं अपने पास कौन से होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, आयनिक यौगिक। लेकिन बहुत सारे आयनिक यौगिकों के अलावा अनेक ऐसे भी यौगिक होते हैं मेरे भाई, बहुत सारे, बहुत जब भी मतलब अपन ने बात कर ली भाई आयनिक यौगिक होते हैं, तो इन आयनिक यौगिकों के अलावा भी ऐसे बहुत से यौगिक होते हैं जिनमें क्या नहीं पाए जाते, आयन नहीं पाए जाते, आयन नहीं पाए जाते। तो ध्यान से समझेंगे।
आयनिक यौगिकों के अलावा अनेक ऐसे भी यौगिक होते हैं जिनमें आयन नहीं होते, जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन आदि। इन सभी अणुओं के प्रत्येक परमाणु ऐसे रासायनिक आबंधों द्वारा इन सभी अणुओं के प्रत्येक परमाणु ऐसे रासायनिक आबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। कैसे आबंधों द्वारा जुड़े होते हैं? ऐसे आबंधों द्वारा जुड़े होते हैं जिनकी उत्पत्ति आबंधित परमाणुओं के मध्य एक या एक से अधिक संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा संपन्न होती है। मतलब इनकी जो संयोजकता होती है वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से होती है। या तो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, या दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, या तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा क्या बनता है? यहाँ पे आबंध बनता है, और यह है अपनी संयोजकता को पूरी करता है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया? भाई आयनिक यौगिकों की बात कर रहे थे, तो आयनिक यौगिकों के अलावा अनेक ऐसे यौगिक भी होते हैं जिनमें आयन नहीं होते, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, इनमें कोई भी आयनिक यौगिक नहीं होता। तो इन सभी अणुओं के परमाणु ऐसे रासायनिक आबंधों द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के जो परमाणु होते हैं वो ऐसे रासायनिक आबंधों द्वारा जुड़े होते हैं जिनकी उत्पत्ति आबंधित परमाणुओं के मध्य एक या एक से अधिक संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा क्या होती है मेरे भाई? संपन्न होती है। क्या होती है? संपन्न होती है। आगे बात करेंगे मेरे भाई, आगे बात करेंगे सहसंयोजी आबंध की। किसकी बात करेंगे? सहसंयोजी आबंध की बात करेंगे। और सहसंयोजी आबंध में मैं आपको बताऊं, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। यह बोले कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बने आबंध को या बनने वाले आबंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। इन सहसंयोजी आबंध में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा होता है, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक आबंध में दो इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, आगे जब तुम जाओगे, जब जैसे ट्रिपल बॉन्ड आएंगे ना, तो ऊपर वाले को पाई बोलते हैं, बीच वाले को सिग्मा बोलते हैं, नीचे वाले को पाई बोलते हैं। तो पाई और सिग्मा वाले भी बंद होते हैं, जो तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे 11th या 12th में। ठीक है मेरे भाई, देखो आगे सहसंयोजी आबंधों के गुण की बात करते हैं। सहसंयोजी आबंध के गुणों की बात करें तो इसका अंतराण्विक बल बहुत कम होता है मेरे भाई। इन सहसंयोजी आबंधों का क्या होता है? इनका अंतराण्विक बल क्या होता है? बहुत कम होता है। अंतराण्विक बल क्या होता है मेरे भाई? बहुत कम होता है। इसका गलनांक एवं क्वथनांक भी कम होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होता है? कम होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम बेटा? हम कर रहे हैं सहसंयोजी आबंध की बात। किसकी बात कर रहे हैं? सहसंयोजी आबंध की बात कर रहे हैं। इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होता है? कम होता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। आगे बात करेंगे हाइड्रोजन के अणु की बात करेंगे मेरे भाई। किसकी बात करेंगे? हाइड्रोजन के अणु। देखो मैंने तुम्हें एक चीज समझाई थी, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पास चार कोष होते हैं, KLMN। जब आगे की कक्षाओं में जाओगे तो तुम वहां पे SPDF इस तरीके से कक्षाएं पढ़े होंगे। ठीक है, ये कक्षाएं होंगी, ये कक्षक होंगे, ये कक्षाएं होंगी, ये कक्षक होंगे। एसपीडीएफ कोश होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं? एसपीडीएफ। ये देखो केएलएमएन भी क्या होते हैं? यहाँ पे कक्षक होते हैं, ये कोश होते हैं। ध्यान से समझेंगे क्या है, समझेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, इनको समझ, ये वाली चीज नहीं छोड़ो, तुम रहने दो, अभी तुम्हारे नहीं है, 11th 12th में आएंगी, पर अपन को यहीं पे समझना है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है मेरे भाई। कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अतः इसके के कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। भाई हाइड्रोजन है, मान लो हाइड्रोजन में कितना आ जाएगा? देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 1। देखो परमाणु क्रमांक का मतलब है प्रोटोनों की संख्या। ठीक है, तो जब प्रोटोनों की संख्या 1 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? तुम बोलोगे सर प्रोटोन की संख्या 1 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होगी। अब हमको इस के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तुम बोलोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 8, इस तरीके से भरे जा सकते हैं। तुम बोलोगे कि हाँ सर भर सकते हैं, ऐसे ही भरे जाते हैं। अब बताओ, इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं के कोश में भरूंगा, इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं के कोश में भरूंगा तो ये क्या के कोश जो है ये पूर्णतः भरा जाएगा क्या? तुम बोलोगे नहीं सर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे जो गया है वो 1 ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता पड़ेगी। अगर मेरे भाई इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता पड़ेगी, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता पड़ेगी, तो ये क्या करेगा? एक हाइड्रोजन का अणु लेगा और हाइड्रोजन के अणु के साथ या फिर कोई भी ऐसा अणु ले लेगा जो क्या कर रहा हो? 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा हो। ठीक है, तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा।
जैसे कि ये हाइड्रोजन के साथ की है, देखो समझेंगे यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो ध्यान से समझेंगे पहले इसको। तथा इसके के कोश को भरने के लिए इसे एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अतः हाइड्रोजन के दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन के दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु H2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन का अणु H2 बनाते हैं। यहाँ पे H और H हाइड्रोजन के परमाणु हैं। हाइड्रोजन के परमाणु कौन से हैं? H और H है। ये इलेक्ट्रॉनों की क्या कर रहे हैं? साझेदारी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों की क्या कर रहे हैं? साझेदारी। देखो इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इस वाले इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से दिखाया है, मतलब गोले से दिखाया है, और इस वाले हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है इसको मैंने क्रॉस से दिखाया है। किससे दिखाया मेरे भाई? क्रॉस से दिखाया है। अब ये क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे, और जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा एक आबंध बनेगा, जिसको हमने क्या बोला है? सहसंयोजी आबंध बोला है मेरे भाई। क्या बोला है? सहसंयोजी आबंध बोला है। जब ये आबंध से जुड़ जाएंगे तो ये जुड़कर क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन का अणु बनाएंगे मेरे भाई। क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन का अणु बनाएंगे। तो क्लोरीन के अणु की बात करते हैं मेरे भाई। ये समझ में आया? समझ में आया मेरे भाई? चलो अब क्लोरीन के अणु की बात करते हैं मेरे भाई। क्लोरीन के अणु की बात करते हैं। क्लोरीन के अणु में देखो, क्लोरीन के एक अणु में क्लोरीन के दो परमाणु होते हैं। क्लोरीन के एक अणु में क्लोरीन के कितने परमाणु होते हैं मेरे भाई? दो परमाणु होते हैं। दो क्लोरीन परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? ये इलेक्ट्रॉनों की एक युग्म की साझेदारी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे Cl और Cl था, तो ये क्लोरीन का परमाणु होगा और ये इस तरीके से साझेदारी करके क्या बना लेगा? क्लोरीन और क्लोरीन, और एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके ये इस तरीके से क्या कर लेगा? सहसंयोजी आबंध बना लेगा, और इस सहसंयोजी आबंध से क्या बन जाएगा हमारे पास? क्लोरीन का अणु बन जाएगा मेरे भाई। क्या बन जाएगा? क्लोरीन का अणु। बताओ इसमें कोई दिक्कत आई किसी को? तुम बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आई। देखो मैं प्रॉपर रिविजन करवा रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है ना। देखो हाँ, ट्वेल्थ का तो मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा अगर पढ़ाना होगा तो, ठीक है ना। ट्वेल्थ का भी मैं ऐसे ही लेके आऊंगा, बस ओनली समझाऊंगा, समझाने की चीजें होंगी। देखो ये लिख तो तुम भी सकते हो, है ना। अब अपन ने इतने दिनों में लिखा है, अब सर तुम बोलोगे सर ऐसे ही कर दिया करो एक क्लास में। अरे नालायको, फिर तुम क्या है एक साथ नहीं पढ़ पाओगे इतना सारा, ठीक है। इसलिए मुझे लिखवाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा सा। देखो ऑक्सीजन का अणु, देखो 12वीं तक जाते जाते मतलब 12th तक जाओगे ना, तो तुम्हारा दिमाग क्या है थोड़ा बहुत खुल जाएगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा किस तरीके से पढ़ना है। अभी मैं तुम्हें इतना करा दूं तो तुम बावड़े हो जाओगे, है ना। चलो देखो ऑक्सीजन अणु में, देखो ऑक्सीजन का अणु, तो ऑक्सीजन अणु में दो ऑक्सीजन परमाणु आबंध बनाते समय दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। ऑक्सीजन अणु में दो ऑक्सीजन के परमाणु, ऑक्सीजन अणु में दो ऑक्सीजन परमाणु आबंध बनाते समय दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तथा द्विआबंध बनाते हैं मेरे भाई। क्या बनाते हैं? द्विआबंध बनाते हैं। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर इस तरीके से क्या करेंगे? दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे मेरे भाई। दो दो इलेक्ट्रॉनों की क्या करेंगे? साझेदारी करेंगे, और दो दो इलेक्ट्रॉनों की जब साझेदारी होगी तो दो आबंध बनेंगे मेरे भाई। क्या बनेंगे? दो आबंध बनेंगे, और दो आबंध जुड़ के और क्या बना लेंगे? सहसंयोजी आबंध बन जाएंगे। तो अभी सहसंयोजी आबंधों से जुड़कर ये ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर क्या बना लेंगे? ऑक्सीजन का अणु बना लेंगे। बेटा अणु और परमाणु में अंतर तो समझ में आता है ना। जो सिंगल है वो तो अणु है, जैसे जो O है ये तो सिंगल है, अणु है, तो वो सॉरी परमाणु है, और ये परमाणु दो जुड़ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? अणु बन जाएगा मेरे भाई। क्या बन जाएगा? अणु बन जाएगा। बताओ समझ में आया यहां तक? तुम बोलोगे हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो बताएंगे मेरे भाई, है ना। अब बात करते हैं नाइट्रोजन के अणु की। सर ये ऑक्सीजन में दो दो क्यों लिए हैं? अच्छा दो दो क्यों लिए हैं? देखो मेरे भाई दो दो इसलिए लिए हैं कि अब अपन देखो दो दो इसलिए लिए हैं मेरे भाई, समझो तो मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है? तुम बोलोगे सर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सर ये आता है 3 3 6 और 2 8 पे आता है। सर कितने नंबर पर आता है? 8 नंबर पर आता है, ठीक है। कितने नंबर पर आता है मेरे भाई? ये जो ऑक्सीजन है ये आता है 8 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। अब मेरे भाई मैंने तुम्हें बताया था कि ये K, ये L, ये M और ये N, ये 4 कोश हैं अपने पास। इन चारों कोशों में क्या होगा कि भाई इसमें भर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भर सकते हैं 2, इसमें भर सकते हैं 8, इस तरीके से भर सकते हैं। तुम बोलोगे हाँ सर भर सकते हैं, ठीक है। K, L, M, N क्या होती हैं? यहाँ पे कक्षाएं होती हैं, इनमें हम 2 2 मतलब 2 8 8 2
8 8 18 इस तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। 2 8 8 18 इस तरीके से, ठीक है ना मेरे भाई। अष्टक पूरा करने के लिए इनको 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है? 8 इलेक्ट्रॉनों की। अब ध्यान से समझेंगे, इस K कोश में KLMN में 2 8 8 भर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? तुम बोलोगे सर इसका जो परमाणु क्रमांक है, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है सर 8। कितना है? 8, ठीक है। परमाणु क्रमांक का मतलब है इसमें परमाणु में अणु मतलब प्रोटॉन की संख्या, मतलब इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन सर होंगे 8। तो मैं पूछूंगा कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन भी होंगे 8, ठीक है। अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और मुझे इन कक्षाओं में भरना है तो इस K कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे? 2, ठीक है। अब 8 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 6। कितने बचेंगे? 6। लेकिन भरने कितने थे? 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सर? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये तो अकेले ऑक्सीजन का हो गया। ऐसे ही एक ऑक्सीजन और लो मान लो, तो इसका परमाणु क्रमांक, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी? तुम बोलोगे सर प्रोटॉन की संख्या 8 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी? बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी? तुम बोलोगे सर 8 होगी। इस तरीके से भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 होगी, प्रोटॉन की संख्या भी 8 होगी। अगर मेरे भाई ये 8 8 होगी तो अब बताओ इसमें भी, इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? तुम बोलोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर मान लो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन इस तरीके से हो जाए, एक ये ऑक्सीजन देखो मान लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे ही अपन को इस तरीके से करना पड़े, मान लो एक ऑक्सीजन और बना लेते हैं यहाँ पे, और ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, ठीक है। इस तरीके से मान लो इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन बच गए ना बाहरी कक्षा में। भाई हमको ये पूरे टोटल नहीं देखने, हमको जो बाहरी कक्षा में बचे हुए हैं वही वाले देखने हैं। तो ये 6 ही तो बचे, तो हमने 6 के 6 दर्शा दिए यहाँ पे। अब अगर सर तुम बोलोगे कि भाई हाँ सर दर्शा तो दिए, लेकिन अब क्या करें मेरे भाई, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जिसकी साझेदारी है इस तरीके से ऑक्सीजन के साथ कर लेगा, ठीक है। और इसको भी 2 की जरूरत पड़ेगी, तो ये क्या करेगा? इस तरीके से 2 के साथ इस तरीके से बना लेगा, ठीक है। बना लिया तो इसने इस तरीके से 2 2 की साझेदारी की है मेरे भाई। इस तरीके से इसने क्या किया है? 2 2 की साझेदारी की है। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? बताओ कोई दिक्कत है? तुम बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं अब, ठीक है। यहां पे समझ में आ गया था। अब देखो, अब बात करेंगे मीथेन के अणु की। किसकी बात करेंगे? ऑक्सीजन का अणु हो गया, नाइट्रोजन का अणु हो गया। अब हम बात करेंगे मीथेन के अणु की। किसकी बात करेंगे? मीथेन के अणु की। देखो भाई मीथेन का अणु, मीथेन कार्बन का एक यौगिक है। मीथेन क्या है मेरे भाई? कार्बन का एक यौगिक है, जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में बहुत अधिक होता है। जिसका उपयोग हम क्या करते हैं? ईंधन के रूप में बहुत ज्यादा करते हैं। ईंधन का मतलब समझते हो? ईंधन का मतलब होता है जिससे हमको ऊष्मा मिलती है। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस एलपीजी गैस हो गई, सीएनजी गैस हो गई, ठीक है, गोबर गैस हो गई, ये सारी की सारी क्या है? ईंधन है। कोयला हो गया, लकड़ी हो गई, ये सारी की सारी क्या है? ईंधन है, ठीक है मेरे भाई। तो मीथेन कार्बन का एक यौगिक है। मीथेन जो है, मीथेन जो गैस है, वो पूछ लेगा मीथेन किसका यौगिक है, तो हमको बताना है कि जो मीथेन है वो कार्बन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में बहुत अधिक किया जाता है, ठीक है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है मेरे भाई? CH4 होता है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। इसमें कार्बन की संयोजकता 4 होती है मेरे भाई। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति, उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ करता है। मैंने बताया था कैसे कि ये हमारा कार्बन है, ये साइड में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक एक अणु है और इस कार्बन के 4 अणु हैं। तो हाइड्रोजन को 2 मतलब 1 की साझेदारी चाहिए, तो हाइड्रोजन के पास 1 तो अपना था ही, इसके साथ साथ इसने क्या किया? 1 और की साझेदारी कार्बन के साथ कर ली। ऐसे इस हाइड्रोजन ने कर ली, ऐसे इस हाइड्रोजन ने कर ली और ऐसे ही इस वाले हाइड्रोजन ने कर ली। और इस तरीके से कार्बन और 4 हाइड्रोजन ने मिलकर इस तरीके से संरचना बनाई, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई। और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से क्या बने? इनमें आबंध बने, और इन आबंधों को बोला था हमने सहसंयोजी आबंध। और इस तरीके से ये क्या बन गया? हमारे पास मीथेन का अणु बन गया था। क्या बन गया था? मीथेन का अणु बन गया था। बताओ यहां तक कोई दिक्कत थी किसी को? कोई दिक्कत नहीं थी सर। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई और आगे देखेंगे, आगे देखेंगे मेरे भाई। देखो मेरे भाई, कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप की बात करें। कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं समझो। अपर रूप का मतलब होता है किसी तत्व के वे भिन्न रूप, किसी तत्व के वे भिन्न रूप
जिनके रासायनिक गुणधर्म तो समान होते हैं, जिनके रासायनिक गुणधर्म तो समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं मेरे भाई। भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं मेरे भाई, भिन्न भिन्न होते हैं। क्या कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। कार्बन के 3 क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। देखो मेरे भाई, अपर रूप का मतलब क्या है, जिनके रासायनिक गुणधर्म तो समान हो लेकिन भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। रासायनिक गुणधर्म समान और भौतिक गुणधर्म अलग अलग। एक ही तत्व के रासायनिक गुणधर्म तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। इसको हम अपर रूप बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं, अपर रूप। और ध्यान से समझेंगे एक बात को कि जो कार्बन के अपर रूप होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं क्रिस्टलीय और दूसरे होते हैं अमोर्फस। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ मेरे भाई, वो क्रिस्टलीय अपर रूपों की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, क्रिस्टलीय अपर रूपों की बात कर रहा हूँ। तो क्रिस्टलीय अपर रूप यहाँ पर 3 प्रकार के हैं हमारे पास, हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलेरीन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हीरे की बात करेंगे, ध्यान से समझेंगे। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होकर, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होकर, देखो भाई जैसे मान लो ये कार्बन का अणु है, ये क्या है, कार्बन का अणु, ये क्या करेगा, 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित हो जाएगा। 4 अन्य परमाणुओं के साथ क्या हो जाएगा, इस तरीके से आबंधित हो जाएगा। ठीक है, ये आबंधित हो जाएगा। ठीक है, आबंधित होकर एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना बनाता है। मैंने तुम्हें समझाया था किस तरीके से बनाएगा ये, देखो देखो अब इसकी फल के तुम देखोगे तो 1 2, ठीक है, 1 2, एक पीछे 3 और एक नीचे 4। तो ये क्या बनाएगा, देखो किस तरीके से कितनी संरचना बनाएगा, एक दृढ़ त्रिआयामी, त्रिआयामी का मतलब है 3D। ठीक है, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय का मतलब 1 2, नीचे की 3 और एक पीछे की 4। तो 4 फलक के साथ आबंधित, देखो 4 फलकीय संरचना का निर्माण करता है। तो हीरे में क्या होता है, कार्बन का प्रत्येक परमाणु, इस तरीके से समझो, ये कार्बन का प्रत्येक परमाणु जो होता है, कार्बन का जो प्रत्येक परमाणु होता है वो कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होकर इस तरीके से दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। अब ध्यान से समझेंगे, यह कार्बन का अति शुद्ध रूप है। तो ध्यान से समझेंगे, प्रश्न क्या क्या पूछ सकता है यहां से, अपर रूप किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए। कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, तो अब तुमको लिखना है कार्बन के यहाँ पे कितने अपर रूप होंगे, कार्बन के कितने अपर रूप होंगे, 3। कौन कौन से, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। 2 नहीं लिख के आना, मैंने तुम्हें बताया क्रिस्टलीय अमोर्फोस, लेकिन ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। वो यहाँ पे ये वाली चीज पूछना चाह रहा है कि कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, तो हम बताएंगे हीरा और ग्रेफाइट और फुलेरीन। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के, अब देखो यहाँ से क्या पूछ लेगा, ये पूछ लेगा कि हीरे की संरचना कैसी होती है, तो हम बोलेंगे दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय, दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय। यहां से प्रश्न क्या बनेगा, यह कार्बन का अति शुद्ध रूप है। यहाँ यह कार्बन का क्या है, अति शुद्ध रूप है। तो पूछ लेगा कार्बन का अति शुद्ध रूप कौन सा है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन या इनमें से कोई नहीं, तो हमें बताना है हीरा। ठीक है, यह विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, कुचालक। हीरा क्या होता है मेरे भाई, विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। यह कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं उच्च ताप पर उपचारित करके संश्लेषित किया जाता है। कैसे किया जाता है भाई, कार्बन को उच्च दाब एवं उच्च ताप पर उपचारित करके संश्लेषित किया जाता है, और यह हीरे की संरचना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे देखते हैं ग्रेफाइट के बारे में। यह भी कार्बन का एक अपर रूप है, जो कि काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है। मैंने बताया था कि जैसे तुम पेंसिल लेते हो और पेंसिल को इस तरीके से लगाते हो तो ब्लैक ब्लैक होती है, काले काले रंग की होती है पेंसिल, मतलब रूल। ठीक है ना, तो उसको क्या करते हैं मेरे भाई, काले धूसर रंग का पदार्थ होता है। तुम देखोगे वो चिकना होता है, फिसलनशील होता है, मुलायम होता है, ठीक है, और चमकदार होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक। इसके लिए मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे बहुत सारे रीलों में देखते होंगे, एक तार को यहाँ लगा देते हैं, एक तार को यहाँ लगा देते हैं, दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, और ये क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है निग। ये जो निब होती है आगे की, ये गर्म हो जाती है। इसको हम क्या कर लेते हैं, किसी और काम में, मतलब चीजों को मतलब इससे क्या कर सकते हैं, मतलब विद्युत का सुचालन हुआ है, इसमें क्या हुआ है, विद्युत का चालन हुआ है मेरे भाई। क्या हुआ है, विद्युत का चालन। या फिर तुम देखोगे कि मतलब इस तरीके से दोनों सिरे लेके, देखो ये तो ऊष्मा का चालक हो गया। अब देखो बैटरी, मतलब सॉरी, जो मैंने अभी बताया वो तुम्हें इस तरीके से सोल्डर वाला, वो तो तुम्हारा ऊष्मा का सुचालक हो गया। विद्युत का सुचालक कैसे, कि जैसे तुमने पेंसिल ली, ठीक है, ये पेंसिल लेके तुमने इधर से और इधर से तार लगा दिए, तार लगाने के बाद में तुमने इनके बीच में एक बल्ब जोड़ दिया और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो तुम देखोगे कि बल्ब जल जाएगा। क्यों जल गया, क्योंकि इसमें जो ये निब है, ये जो ग्रेफाइट की जो निब लगी हुई थी, ये क्या कर रही थी, विद्युत का सुचालन, विद्युत का चालन कर रही थी मेरे भाई। विद्युत का क्या कर रही थी, चालन, जिसके कारण क्या हो गई, ये जो बल्ब होगा वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। कैसे समझो, देखो मान लो
ये अपने पास पेंसिल है मान लो, ठीक है। ये मान लो पेंसिल है अपने पास। अब देखो मैंने क्या किया, एक तार लिया, एक तार लेके मैंने यहाँ पे एक बल्ब जोड़ दिया, एक बैटरी जोड़ दी मान लो इस तरीके से। ठीक है। अब देखो ये इसकी निब थी जो मतलब यहाँ से भी अपन ने निकाल रखी है इसको थोड़ी सी छील के। ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया इसको, और ये मैंने इस तरीके से लगा दिया, तो ये अब क्या हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा। अब ये पूछ लेगा कई बार कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, एक प्रयोग के द्वारा समझाइए। तो देखो कुछ चीजें आएंगी जो अपने दिमाग से करनी पड़ेंगी वहां पे, है ना। तो कुछ चीजों को मतलब थोड़े हल्के से सोचना है कि ये कैसे काम कर सकता है, कहाँ पे इसको हमने देखा है, कैसे हम इसको समझा सकते हैं। तो ये वाली चीज, अब जैसे मैं दे देता ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, चित्र द्वारा समझाइए। ठीक है। अब ये तो नॉर्मली क्या है, तुम्हारे नॉलेज की बात है, एक नंबर में। अब इस तरीके से तुम पेंसिल को ले सकते थे कि भाई पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, जिसके कारण ऐसे ऐसे होता है, हमने इसको बल्ब से ऐसे जोड़ के बता दिया तो बल्ब जल जाएगा। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। बस हटा हो गया। ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे देखेंगे। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, जिससे षटकोणीय व्यू मिलता है। वो पूछ लेगा ग्रेफाइट की जो संरचना होती है उसमें कौन सा व्यू मिलता है, कौन मतलब उसका दृश्य कैसा होता है, वह कैसा दिखाई देता है। तो हम बताएंगे कि वह षटकोणीय दिखाई देता है मेरे भाई। कैसे दिखाई देता है, षटकोणीय दिखाई देता है। इसमें एक आबंध द्विआबंधी होता है। कैसा होता है, एक आबंध द्विआबंधी, मतलब जब इसमें कार्बन बनेंगे, मतलब इस तरीके से मान लो कि ये कार्बन है और इस कार्बन से ये 3 कार्बन इस तरीके से जुड़ गए, तो इसमें एक आबंध जो होगा वो द्विआबंधी होगा। तो इस कार्बन की संयोजकता 4 हो गई और इस कार्बन की संयोजकता भी क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है। अब देखो ये मान लो तरीके से हो गई। ठीक है ना। तो अब देखो इसका इसमें क्या कहना चाह रहा है कि एक जो मतलब जो कार्बन एक आबंध जो होगा वो द्विआबंध होगा। एक कार्बन क्या होगा मेरे भाई, द्विआबंध होगा। एक कार्बन क्या होगा, द्विआबंध होगा। ठीक है। एक कार्बन में क्या होगा, द्विआबंध होगा। आगे देखेंगे, ये आगे समझ में भाई मेरे भाई, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे मेरे भाई इस तरीके से फुलरीन की संरचना। फुलरीन की संरचना एक फुटबॉल की तरह होती है, वह गोल गुंबद के समान होता है, यह गोल गुंबद के समान होता है। अब गुंबद क्या होता है वो समझो। जैसे मान लो तुमने बिल्डिंग देखी होंगी, इस तरीके से बिल्डिंग या मस्जिद वगैरह देखी होंगी, इनमें इस तरीके से गुंबद देखा होगा, और यहाँ पे इस तरीके से तुमने यूं इस तरीके से ये इस तरीके से टावर सा देखा होगा। ठीक है। तो अब ये देखो ये जो संरचना थी, ये जो तुम्हारी संरचना थी, ये इस तरीके से गोल गुंबद के समान है कि नहीं है, बताओ। ये गोल गुंबद के समान है कि नहीं है। देखो इस तरीके से, अब ये गोल गुंबद के समान है कि नहीं है, तुम बोलोगे हाँ सर ये गोल गुंबद के समान ही है। ठीक है। तो देखो ये क्या थे, अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार। वास्तुकार का मतलब होता है जो मकान वकान बनाते हैं ना, मिस्त्री को वास्तुकार बोलते हैं मेरे भाई, है ना। क्या बोलते हैं, वास्तुकार। ठीक है ना। अब देखो मेरे भाई आगे समझेंगे। गुंबद के समान होता है। अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिंस्टर फुलरीन के नाम पर इसका नाम फुलरीन पड़ा। C60 सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है, जिसे बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं। यह भी कार्बन का एक अपर रूप है। वो पूछ लेगा फुलरीन किसका अपर रूप है, तो हम बताएंगे कार्बन का। सबसे अच्छा मतलब सर्वाधिक स्थायी फुलरीन कौन सा है, तो वो उसमें दे देगा C50, C60, C70, C80। तो हमको देखना है C60। ठीक है। किसके नाम पर रखा गया इसको, बकमिंस्टर फुलरीन के नाम पर। ठीक है। इसकी संरचना कैसी होती है, फुटबॉल के समान होती है, बंद गुंबद के समान होती है। आगे देखेंगे मेरे भाई, ये देखो ये हीरे की, ये ग्रेफाइट की और ये फुलरीन की, ये तीनों की संरचना है। आगे बढ़ेंगे। देखो संतृप्त यौगिक, संतृप्त यौगिक का सीधा सा मतलब था मेरे भाई जिसमें एकल आबंध होता है। तो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। असंतृप्त यौगिक की बात करें तो द्विआबंध व त्रिआबंध, जिनमें 2 आबंध और त्रिआबंध होते हैं उनको असंतृप्त यौगिक बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं, असंतृप्त यौगिक बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते, सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं,
हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे कि मैंने CH4 लिखा, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो दोनों चीजें हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है तो मतलब क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। IUPAC की बात करें तो IUPAC का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन संघ है, ठीक है। इस पद्धति के अनुसार सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जा सकता है, ठीक है मेरे भाई। क्या किया जा सकता है? नामकरण किया जा सकता है। अब देखो आगे हाइड्रोकार्बन के नामकरण में, अब जब इस पद्धति के अनुसार कुछ सरल कार्बनिक यौगिक जैसे एल्केन, एल्कीन व एल्काइन का नामकरण निम्न प्रकार किया जाता है। तो देखो हाइड्रोकार्बन के नामकरण में, जब हाइड्रोकार्बन का नामकरण करेंगे तो उस कार्बनिक यौगिक में उपस्थित, उस कार्बनिक यौगिक के अणु में जो उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या है, मतलब 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, जितने कार्बन है उनकी संख्या के आधार पर हम क्या करते हैं? पूर्व लग्न को लिखते हैं। पूर्व लग्न का मतलब जो पहले लिखा जाता है, जैसे कि मेथ, एथ, प्रोप आदि, ठीक है। उसके बाद में बात करें मेरे भाई अणु में उपस्थित, अब देखो जो यौगिक था अपना, उसमें हमने कार्बनों की संख्या देखी, तो कार्बनों की संख्या पर तो हम क्या लिख रहे थे? पूर्व लग्न लिख रहे थे। लेकिन हम क्या करेंगे, जो अणु में उपस्थित बंध है, अब अणु में उपस्थित क्या है? बंध है, उनके प्रकार के आधार पर एकल आबंध है तो एन, 2 आबंध है तो ईन, 3 आबंध है तो आइन, ठीक है। इस तरीके से क्या जोड़ेंगे? अनुलग्न जोड़ेंगे। तो देखेंगे अणु में उपस्थित बंध के आधार पर उसका अनुलग्न लिखा जाता है, आधार के प्रकार पर, प्रकार के आधार पर उसका अनुलग्न लिखा जाता है। जैसे एकल आबंध में एन, द्विआबंध में ईन और ट्रिपल आबंध में आइन लिखा जाता है। पूर्व लग्न व अनुलग्न को जोड़कर हाइड्रोकार्बन का पूरा नाम लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? जैसे मान लो मेथ था, अब उसमें एल्केन जोड़ दिया तो मेथेन हो गया, ईन था तो मेथीन हो गया, है ना। मेथीन होता नहीं है वैसे, एथीन होता है, मतलब प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया, पेंटीन हो गया, ठीक है। एथीन क्यों नहीं होता, मतलब मेथीन क्यों नहीं होता? मैंने तुम्हें बताया था कि एल्किन श्रेणी में एन, यहाँ पे जो कार्बनों की संख्या होगी एल्किन और एल्काइन श्रेणी में जो क्या होगी, एल्कीन और एल्काइन श्रेणी में जो कार्बनों की संख्या होगी वो मिनिमम 2 होगी मेरे भाई। कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। चलो पूर्व लग्न, जो आगे जुड़ते हैं उनको पूर्व लग्न बोलते हैं। अणु का मतलब होता है पीछे, जो पीछे जुड़ते हैं उनको अनुलग्न बोलते हैं। ये मैंने तुम्हें समझा ही दिया कैसे कैसे हैं। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। देखो यहाँ कार्बन, अणु में कार्बन परमाणु की संख्या, अगर कार्बन की संख्या 1 होती है तो हम उसको बोलते हैं मेथ, 2 होती है तो एथ, 3 होती है तो प्रोप, 4 होती है तो ब्यूट, 5 होती है तो पेंट, 6 होती है तो हेक्स, 7 होती है तो हेप्ट, 8 होती है तो ओक्ट, 9 होती है तो नॉन और 10 होती है तो डेक, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अणु में कार्बन के मध्य आबंध का प्रकार। अगर देखो भाई मेरे भाई ध्यान से समझेंगे, अगर एल्केन श्रेणी हो और उसमें एकल आबंध, देखो मेरे भाई जब एल्केन श्रेणी कौन सी होगी? जिनमें एकल आबंध पाया जाएगा। अगर एकल आबंध पाया जाता है तो इनमें जो अनुलग्न लगेगा वो लगेगा एन। क्या लगेगा? एन लगेगा, ठीक है। दूसरा आता है एल्कीन श्रेणी, द्विआबंध। जब एल्कीन श्रेणी की बात करेंगे तो इसमें द्विआबंध होना चाहिए। कितना आबंध होना चाहिए? द्विआबंध। अगर 2 आबंध होगा, द्विआबंध होगा तो इसमें लगाएंगे ईन। क्या लगाएंगे? ईन लगाएंगे, ठीक है। त्रिआबंध में देखो एल्काइन श्रेणी की बात करें, एल्काइन श्रेणी कौन सी होगी? जिसमें त्रिआबंध पाया जाएगा, जिसमें त्रिआबंध पाया जाएगा उसको बोलेंगे आइन। उनमें क्या लगेगा? आइन लगेगा। तो एन, ईन, आइन कैसे लगेगा ये चीज मैंने तुम्हें समझा दिया है। देखो अब मेरे भाई एल्केन श्रेणी, ये वाली भाई यहां से बहुत पूछा जाता है। एल्केन श्रेणी का सूत्र लिखिए, एल्केन श्रेणी का सूत्र लिखिए, एल्काइन श्रेणी का सूत्र लिखिए। तो एल्केन श्रेणी का जो सूत्र होता है मेरे भाई वो होता है CnH2n प्लस का 2। एल्किन श्रेणी में होता है CnH2n ओनली, ठीक है। और एल्काइन श्रेणी में CnH2n माइनस का 2। अब देखो एल्किन का याद रख लो आप, तो CnH2n याद नहीं रखना तो कोई बात नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन याद रख लो। हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं ना, तो कार्बन और हाइड्रोजन याद रख लो। कार्बन में N लगेगा तो यहाँ पे 2N लगेगा, तो CnH2n ये याद हो गया। इसके बाद में तुम्हें क्या करना है? ऊपर वाले में जाएंगे तो प्लस का 2 और नीचे वाले में आएंगे तो माइनस का 2, ठीक है। यहाँ n मतलब क्या है? कार्बन की संख्या है, तथा यहां पर जो n है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। मतलब यहां n इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात n का मान कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। एल्काइन श्रेणी में मेथेन को नहीं लिया जाता, अर्थात मेथाइन का निर्माण नहीं होता, क्योंकि CnH2n माइनस का 2, मेथेन के लिए कार्बनों की संख्या 1 होगी,
मीथेन के लिए कार्बनों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। अब देखो C1H21 माइनस का 2, तो अब भाई इसमें देखो अगर करेंगे तो H का मान 0 आ जाएगा, यहाँ पे H कितना आ जाएगा 0, जो कि यौगिक नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं मीथाइन नहीं लेते। आगे देखेंगे एल्केन श्रेणी का नामकरण। इस श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस का 2 होता है तथा इन्हें संतृप्त यौगिक या पैराफिन्स भी कहते हैं, इन्हें संतृप्त यौगिक या पैराफिन्स भी कहते हैं। अब नामकरण के नियम देखेंगे मेरे भाई। सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है तथा मुख्य श्रृंखला के बाहर बचे हुए समूह को प्रतिस्थापी कहते हैं। मैंने तुम्हें बताया था इस तरीके से अपनी क्या होगी, कार्बन श्रृंखला होगी। जब हम कार्बन श्रृंखला को नोट कर लेंगे भाई ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है, और उस लंबी कार्बन श्रृंखला के बाहर जो भी अवयव बच जाते हैं हम उनको बोलेंगे प्रतिस्थापी। क्या बोलेंगे मेरे भाई, प्रतिस्थापी बोलेंगे, ठीक है। चलो प्रतिस्थापी कहते हैं 2 या 2 से अधिक समान लंबाई की श्रृंखलाएं हों। अगर मान लो 2 या 2 से अधिक समान लंबाई की श्रृंखलाएं हों तो अधिक प्रतिस्थापी वाली श्रृंखला का चयन किया जाता है। मान लो हमने एक श्रृंखला ली और उसमें अपन ने क्या किया, उसमें मतलब सारे कार्बनों की श्रृंखला बना ली। कैसे बना ली समझो, जैसे मान लो इस तरीके से मैंने ये कार्बन बना लिए मेरे भाई 3 4 5, ठीक है। इस पे ऐसे जुड़ रहा है F, यहाँ पे जुड़ रहा है हमारे पास Cl, और यहाँ पे जुड़ रही है मान लो 1 2 3 2 3 4, ठीक है। और देखो, और जैसे मान लो एक ये जुड़ रही है अपने पास 4 5 6 7 8, जैसे मान लो तुम ये समझ लो अभी, तो देखो भाई इस तरीके से मान लो श्रृंखला है। जैसे मान लो तुमने ये वाली श्रृंखला चुन ली ये वाली श्रृंखला। एक मान लो ये वाली श्रृंखला थी जो इससे भी बड़ी थी, मान लेते हैं अपन, ठीक है। अभी फिर मान लो एक श्रृंखला हमने देखी जो ये वाली थी, यहाँ से इस तरीके से ये लंबी जा रही थी, ये सबसे लंबी श्रृंखला थी। तो हमने क्या करेंगे, जैसे मान लो इनमें समान संख्या आ जाती है। जब हमने 3 श्रृंखलाएं देखी और इन तीनों श्रृंखलाओं में मान लो समान संख्या आ जाए, क्या आ जाए समान संख्या, मतलब इधर से भी कार्बनों की संख्या 7 हो और इसमें भी कार्बन की संख्या 7 हो, तो कौन सी वाली लेंगे, जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा होगी। तो कौन सी वाली में प्रतिस्थापियों की संख्या, इस वाले में। भाई इसमें बराबर है नहीं है देख लेंगे, लेकिन मैं पहले ये बता रहा हूं कि इसमें जो प्रतिस्थापियों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, उस लाइन को हम क्या कर लेंगे, ले लेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे देखते हैं मेरे भाई, ठीक है ठीक है। दूसरा देखेंगे, यदि 2 या 2 से अधिक समान लंबाई की श्रृंखलाएं हों तो अधिक प्रतिस्थापियों वाली श्रृंखला का चयन करते हैं। नामकरण करते समय प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। जो भी प्रतिस्थापी होते हैं उनका नाम सबसे पहले लिखते हैं। प्रतिस्थापी का मतलब जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, हैलोजन समूह के होंगे, ठीक है ना, तो उनको क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापी बोलेंगे, और वो क्या होंगे, उनको सबसे पहले लिखा जाएगा। एवं उनके पूर्व लग्नों का निर्धारण करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। उनके पूर्व लग्नों का प्रयोग करते हो, पूर्व लग्न का मतलब जो पहले जुड़ते हैं, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, है ना, तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं, ठीक है ना। उनके पूर्व लग्नों का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। प्रतिस्थापियों का अंकन, प्रतिस्थापियों को कम अंक दिए जाते हैं। यदि 2 प्रतिस्थापी को समान अंक मिल रहे हो तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को कम अंक दिया जाता है। जैसे कि मान लो अपन ने जैसे इस तरीके से एक दिया था अभी नाम, ठीक है, तो उसमें क्लोरीन लिखा था, ब्रोमीन लिखा था, तो अब देखो ब्रोमीन का बी आता है, क्लोरीन का सी आता है, तो पहले कौन आएगा, बी आएगा। मान लो ब्रोमीन, अब जैसे अपन ने एक पूरी श्रृंखला बनाई, मान लो इस तरीके से अपन ने क्या बनाई, इस तरीके से अपन ने एक श्रृंखला बनाई भाई, ये श्रृंखला बना दी, ठीक है। 3 है दोनों तरफ ही, एक इस तरफ बी आर लिख दिया, इस तरफ मैंने सी एल लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने तुम्हें बी आर लिख दिया, और यहाँ पे तुम्हें मैंने ये लिख दिया, मान लो आई लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो, और एक और मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो
क्लोरो लिख दिया। अब बताओ इसका नामकरण किधर से करेंगे, बताओ इसमें नामकरण किधर से करेंगे। सर सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, ये कर ली सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का। अब इसमें नंबरिंग देंगे। अब नंबरिंग इधर से देंगे इधर से देंगे, तो सर हम तो इधर नंबरिंग तो उधर से देंगे जिस तरह प्रतिस्थापित मतलब प्रतिस्थापियों की संख्या क्या होगी ज्यादा, तो इधर तो 2 ही है इधर ज्यादा है 3। ठीक है, अगर 3 प्रतिस्थापी हैं, अगर क्या है मेरे भाई 3 प्रतिस्थापी है तो संख्या देंगे 1 2 3। ठीक है, अगर मान लो ये बराबर होती, इधर भी 2 ही होते और इधर भी 2 ही होते, मान लो इस तरीके से ये होते, ठीक है ना। अब देखो इधर भी 2 प्रतिस्थापित इधर भी 2 प्रतिस्थापित, तो तुम किधर से भी नाम दे दो, किधर से भी क्या कर दो नाम दे दो। लेकिन अब यहाँ पे मान लो किधर से देंगे नामकरण, अब भाई दोनों ही जगह प्रतिस्थापी बराबर हैं, दोनों ही जगह 2 2 प्रतिस्थापी हैं, तो उस तरफ से देंगे जिस तरफ से ABCD के अनुसार, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कि पहले मतलब जो अंक है, जो पहले जो प्रतिस्थापी है उसको कम अंक मिल रहा हो, तो इधर BR लिखा हुआ है, तो B पहले आएगा या F या I पहले आएगा, तुम बोलोगे सर B पहले आएगा। तो अब नामकरण किधर से करेंगे 1 2 और ये हो जाएगा 3। तो अब नामकरण जो होगा वो इस तरीके से होगा मेरे भाई। ठीक है, अब देखो आगे देखेंगे मेरे भाई। देखो ठीक है, ये लिख लिया था। अब देखो नामकरण करते समय अंकों के मध्य कोमा तथा अंक व नाम के मध्य हाइफन का प्रयोग किया जाता है, वो जैसे मैंने तुम्हें समझाया था। यदि एक, समझेंगे यहां पे, देखो यदि एक से अधिक समान प्रतिस्थापी हो, यदि एक से अधिक समान प्रतिस्थापी हो तो उनकी संख्या को दर्शाने के लिए नीचे दी गई सारणी अनुसार लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए टेट्रा, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टो, 9 के लिए नोना और 10 के लिए डेका लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 10 के लिए डेका लिखते हैं मेरे भाई। ठीक है ना, बताओ कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत क्या, बताओ मेरे भाई। कोई दिक्कत है क्या बताओ, तुम बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। चलो टाइम कितना हो गया हैं, 46 मिनट हो गए। चलो देखते हैं मेरे भाई। देखो इस तरीके से मैंने तुम्हें बताया था ये नाम करके कि 2 3 डाई ब्रोमो, 2 4 डाई क्लोरो, 1 3 4 ट्राई आयोडो पेंटेन। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी मैंने तुम्हें बताया था कि जो भी प्रतिस्थापी होंगे वो एन वाली श्रेणी से इनमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, 1 कम होगी। जैसे CH4 को हम मेथेन बोल रहे थे, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, इसको बोलेंगे मेथिल। ऐसे C2H3 को एथेन, मतलब C2H8 को अपन एथेन बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे C2H से मतलब C2H6 को अपन क्या बोल रहे थे वहां पे, C2H6 C2H 3 2 5 1 6 CH4 C2H6। अब देखो C2H6 तो यहाँ पे C2H5 है, C2H5 तो इसको क्या बोलेंगे अपन, एथिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एथिल। इनमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन वाला सूत्र काम नहीं करेगा, ये प्रतिस्थापी जिनको याद करना ही पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ब्यूटिल, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, पेंटे मतलब आयोडो, फ्लोरो और नाइट्रो। ठीक है, आगे देखेंगे मेरे भाई। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर 1 पर बोलते थे मेथेन, 2 के लिए क्या बोलते हैं एथेन, 3 के लिए प्रोपेन। ये कौन सी श्रेणी की बात कर रहे हैं, एल्केन श्रेणी की। ठीक है, संतृप्त यौगिकों की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है ना, अब इसमें से देखो वो हट गया था एल्किन श्रेणी वाला ना, तो देखो एल्कीन, अब इसको एल्काइन, अभी देखो अब मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना है, इस पे नहीं देखना बिल्कुल भी। ठीक है ना, मैं जब देखने की बोलूँ तो ही देखना है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें एक बार देखो मैं इसमें ही बता देता हूँ। ये एल्कीन श्रेणी का नामकरण पढ़ेंगे अपन, ये एल्काइन का है लेकिन इसी को एल्कीन बना रहा हूँ मैं। ठीक है ना, इसी को क्या कर रहा हूँ, एल्कीन, वो मिट गया था उस दिन। तो देखो एल्कीन श्रेणी का नामकरण, तो एल्कीन श्रेणी, अब ये एल्काइन मत पढ़ना, अब ये एल्कीन पढ़ना, मैंने एल्काइन की जगह एल्कीन कर रहा हूँ, तो जो चीजें चेंज कर रहा हूँ वो समझते जाएंगे। एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, CnH2n होता है, ये -2 नहीं होता है, ऐसे समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ n इज नॉट इक्वल टू 1, n बराबर 1 नहीं होता, उसमें भी ऐसा ही होता है। इन्हें भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तो उन्हें भी क्या कहते हैं, एल्किन श्रेणी के, एल्किन श्रेणी जो होती है उसके यौगिकों को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिआबंध पाया जाता है, तो एल्कीन श्रेणी में क्या पाया जाएगा, द्विआबंध पाया जाएगा। ठीक है, दोनों में तुलना करके समझ लो, ऐसे तो दोनों में तुलना करके समझ लो। तो एल्काइन में सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, एल्कीन में CnH2n होता है। यहाँ पे भी क्या n बराबर 1 नहीं हो सकता, वहां पे भी n बराबर 1 नहीं हो सकता। इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उन्हें भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिआबंध पाया जाता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध पाया जाता है। इस श्रेणी में लघुत्तम सबसे छोटा जो
रूप होता है यौगिकों का वो 2 कार्बनों का होता है। तो एल्कीन में भी 2 का होता है और एल्काइन में भी 2 का होता है। इस श्रेणी का अनुलग्न आयन होता है, उस श्रेणी का अनुलग्न ईन होता है। नामकरण के नियम देखें तो उसमें देखो द्विआबंध युक्त कार्बन की सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। जब एल्कीन की बात करेंगे तो 2 आबंधों वाली सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, लेकिन एल्कीन में त्रिआबंध युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। यहाँ पे देखो कार्बन श्रृंखला का अंकन उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से त्रिआबंध को कम से कम अंक मिले, ठीक है। लेकिन वहां पर कार्बन में कार्बन श्रृंखला का चयन, कार्बन श्रृंखला का अंकन उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से डबल बॉन्ड को मतलब द्विआबंध को कम से कम अंक मिले। शेष नियम एल्केन श्रेणी के समान होंगे, उसमें भी शेष नियम एल्केन श्रेणी के समान होंगे, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे मेरे भाई। देखो देखो एग्जाम्पल था भाई n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए इस तरीके से आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे एथाइन। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आया है, अब वहां पे जब करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास एथीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एथीन। यहाँ पे एथ आइन है, एथाइन एथाइन एथ आइन, वहाँ पे एथीन 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 हो जाएगा, वहाँ पे बनेगा वो बनेगा मेरे भाई एथीन। इस तरीके से एथीन बनेगा डबल बॉन्ड में, ठीक है ना। मैंने करवा दिया था वो क्लास, तुमने लिखी रखी होगी, रिवीजन चल रहा है अपना, कोई बात नहीं है ना। आगे देखो कार्बन परमाणुओं की कंकाल संरचना। कार्बन परमाणुओं की कंकाल संरचना का मतलब है कि ये भाई ओनली ये बताता है कि कार्बनों को किस तरीके से तुम रख सकते हो। तो कार्बन को 3 तरीके से यहाँ पे रखना बताया है। एक तो सीधी श्रृंखला में, ठीक है, जिसको हम सीधी कार्बन श्रृंखला बोलते हैं। इसमें कार्बन परमाणु एक साथ सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं, कार्बन 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 इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी आती है शाखित कार्बन श्रृंखला। शाखित कार्बन श्रृंखला का मतलब है इसमें कार्बन जो परमाणु होते हैं एक साथ शाखाओं के रूप में श्रृंखला से जुड़े होते हैं। जैसे कि कार्बन हो गया, इसमें हाइड्रोजन इस तरीके से फैल गया, इसमें हाइड्रोजन इस तरीके से फैल गया, ठीक है। तो ये शाखाओं के रूप में, जैसे पेड़ की टहनियां होती हैं, पेड़ की शाखाएं होती है, उस तरीके से ये फैल गया। अब देखो वलित कार्बन श्रृंखला। वलित का मतलब होता है घेरे में। वलित का मतलब क्या होता है? घेरे में। इस कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु वलय या घेरे के रूप में जुड़े होते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन, ये दोनों संरचनाएं महत्वपूर्ण है। देखो क्यों? क्योंकि इसमें भी C6 है, इसमें भी C6 है यहाँ पे। लेकिन एक चीज देखेंगे कि H6 है, बेंजीन में H6 है। नाम छोटा तो H भी छोटा, नाम बड़ा तो मतलब यहाँ पे भी H क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद रख लेंगे। तो C6H12 मतलब C6H12 C6H6, ठीक है। ये यहाँ पे देखो क्या है मेरे भाई, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है? 12। सिंगल बॉन्ड है सब में। लेकिन बेंजीन में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड कैसे हैं? एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, इस तरीके से क्रमानुसार है। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या जुड़ रहे हैं? ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। आगे देखेंगे मेरे भाई संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों के बीच अंतर। तो देखो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता एकल आबंध द्वारा संतुष्ट रहती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं मेरे भाई। क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगर तुम इनमें देखोगे तो इनमें जो हाइड्रोकार्बन, इनमें जो कार्बन की परमाणु की जो संयोजकता होती है वो द्विआबंध या त्रिआबंध द्वारा संतुष्ट होती है। या द्विआबंध होगा या त्रिआबंध होगा। इनको हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब एकल बॉन्ड होगा, एकल बॉन्ड है तो मान लो एक ही आदमी है, तो एक आदमी क्या होगा? कम क्रियाशील, और एक से ज्यादा होंगे तो क्या होंगे? अधिक क्रियाशील। इसलिए जो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं? बहुत कम क्रियाशील। और ये असंतृप्त वाले अधिक क्रियाशील होते हैं। अधिक क्या होते हैं? अभिक्रियाशील होते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+ का 2 होता है मेरे भाई, जबकि इनका सामान्य सूत्र CnH2n। द्विआबंध के लिए तो क्या होगा? CnH2n होगा। त्रिआबंध के लिए CnH2n-2 होता है, जहां n बराबर 2, 3, 4 आदि होगा। यहां पर n बराबर में 1, 2, 3 आदि होगा, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे समावयवता की बात करेंगे मेरे भाई। समावयवता की बात करेंगे तो वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है। अणुसूत्र तो क्या होगा मेरे भाई? समान होगा, परंतु इनमें उपस्थित समूह की व्यवस्था क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, जिससे इनके अणु भी क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ये एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं तथा इनके इस गुण को समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं। संरचना समावयवता की बात करें तो वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, ये एक दूसरे के संरचना समावयवी कहलाते हैं तथा इनका यह गुण संरचना समावयवता कहलाता है। अब देखो विषम परमाणु।
हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि तत्व एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को, एक या एक से अधिक, या तो एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे या एक से अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे। और किस तरीके से प्रतिस्थापित करेंगे मेरे भाई? इस तरीके से प्रतिस्थापित करेंगे कि कार्बन की संयोजकता अपरिवर्तित रहती है, मतलब कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता, मतलब कार्बन की संयोजकता 4 ही रहती है। ठीक है, तो देखेंगे इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले परमाणु या तत्व को, अब जो इन्होंने जो हाइड्रोजन, जैसे मान लो क्लोरीन आया, इस क्लोरीन ने क्या किया है? हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया है मेरे भाई। किसको प्रतिस्थापित किया है? हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया है। तो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाला जो तत्व था, जो यौगिक था, उसको क्या बोलेंगे हम? विषम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? विषम परमाणु कहते हैं। आगे देखेंगे प्रक्रियात्मक समूह। प्रक्रियात्मक समूह का मतलब है ऐसे परमाणु या परमाणुओं का समूह अथवा ऐसे यौगिक जो मुख्यतः क्रियाशील होते हैं तथा जो यौगिकों के रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। जो यौगिकों के क्या करते हैं? रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, उन्हें प्रक्रियात्मक या क्रियात्मक समूह कहते हैं। एल्कोहल OH जब जुड़ेगा तो एल्कोहल बोलेंगे। एल्कोहल में देखो यहाँ पे C और जुड़ जाएगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा। कीटोन में क्या होगा? कार्बन है जो डबल बॉन्ड के साथ इस तरीके से जुड़ा होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो C, मतलब इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, और X में क्या हो जाएगा? हैलोजन हो जाएगा, जहां पे X बराबर क्या है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि है। ठीक है मेरे भाई, चलो अब देखता हूं मैं कुछ और। देखो मेरे भाई, यहाँ पे अपने पास एल्कोहल समूह, एल्कोहल एक अन्य क्रियात्मक समूह है। एल्कोहल एक क्या है? अन्य क्रियात्मक समूह है जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाओं से जुड़कर अणुओं का समूह बनाता है। क्या बनाता है? अणुओं का समूह। इसमें हाइड्रोक्साइड जो है OH हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर स्वयं जुड़ता है और एल्कोहल समूह का यौगिक बनाता है। जैसे कि OH इस तरीके से जुड़ेगा, यह एल्केन जैसे हाइड्रोकार्बन से जुड़कर अनेक प्रकार के एल्कोहल का निर्माण करता है, जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल आदि। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से क्या करेगा? ये इनका निर्माण करेगा। देखो ये क्लास तुम्हारी कल होगी कीटोन वाली, तो चलो ठीक है ना मेरे भाई, ये क्लास तुम्हारी कीटोन वाली कल होगी। ठीक है, हो गया। चलो और बताओ भाई मेरे भाई, क्या समझ में नहीं आया? देखो कीटोन समूह और पढ़ लो। चलो, यह एक क्रियात्मक समूह है जो हाइड्रोकार्बन से जुड़कर अनेक अणुओं का निर्माण करता है। दोबारा लिखा दूंगा कल इसको, ठीक है ना? मैं इसको मिटा दूंगा अभी और फिर कल दोबारा लिखा दूंगा। यह एक क्रियात्मक समूह है जो हाइड्रोकार्बन से जुड़कर अनेक अणुओं का निर्माण करता है। कीटोन समूह में कार्बन परमाणु एक अकेले ऑक्सीजन परमाणु से द्विआबंध द्वारा जुड़ा होता है। ये कार्बन है, इस तरीके से दो आबंधों के साथ जुड़ा होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें? ठीक है, चलो चैप्टर देखो, चैप्टर का रिवीजन मैंने करवा दिया है। ठीक है ना? अब कोई दिक्कत हो तो बताएंगे मुझे। बताओ मेरे भाई, कोई दिक्कत है क्या किसी को? अरे अरे कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है तो देखो, मैंने तुम्हें बोल रखा है कि कमेंट करो, कमेंट नहीं है तो भाई पर्सनल मैसेज करो। जो कुछ भी है ना मेरे भाई, जो कुछ भी दिक्कत है आप करो। मैं अभी रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा तो मतलब रिप्लाई तो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा, ये समझ लो। 24 घंटे भी नहीं लगेंगे रिप्लाई देने में मुझे, ठीक है ना? आप बस ओनली जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई चीज में डाउट आ रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप पूछो भाई, मैं तैयार बैठा हूँ आपके लिए यार। इतना और कौन करेगा? इतना तुम ऑनलाइन कोर्स लेके कर लो, कोर्स में भी तुम्हें इतनी सुविधा नहीं देंगे जितनी मैं दे रहा हूँ यार। नालायको तुम सोचो, ये PDF वगैरह भी डल जाएंगी आपकी, सब डल जाएंगी, सब चीजें दूंगा भाई मैं। एक भी चीज मुझे कौन सा इनको रख के कहीं पे जाना है यार? मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम ओनली पढ़ो बस, ठीक है? पढ़ने पे ध्यान देंगे। और कोई दिक्कत है तो मुझे बताएंगे मेरे भाई, और कोई दिक्कत है तो मुझे बताएंगे।
कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। देखो रिवीजन मैंने करवा दिया, कल अपन इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे होंगे और अब जब रिवीजन करेंगे तो यहाँ से आगे ही किया करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ तक का पूरा रिवीजन करवा चुका हूँ मैं। अब जैसे तुम्हें रिवीजन का मन करे इस पे डाल देना, मैं इसमें डाल दूंगा हेडिंग में ही रिवीजन, ठीक है ना। अब इस चैप्टर का जो वो होगी उस पर डाल दूंगा रिवीजन, ठीक है। चलो कोई दिक्कत है और किसी को बताओ, और किसी कोई दिक्कत है तो? कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो टाइम कितना हो गया? 59 मिनट हो गई, 1 मिनट और बात कर लेता हूँ। चलो अभी देखो, हाँ एक चीज और समझेंगे। जैसे जैसे बोर्ड की, अब देखो जैसे तुम्हारी बोर्ड की एग्जाम है मेरे भैया ना, तो अब क्या करो, तुम पहले लिखने की प्रैक्टिस भी किया करो। स्कूलों से काम मिलने वाला है, स्कूल का काम तो करना ही करना है, तो उसमें कोशिश करो कि स्कूलों के काम को इस तरीके से किया जाए कि हमारे एग्जाम की चीजें भी क्लियर होती जाएं, ठीक है। जैसे सर ने क्वेश्चन करने के लिए कहा तो क्वेश्चन को उतने अच्छे तरीके से ही लिखना है जितने अच्छे तरीके से हम एग्जाम में लिखने वाले हैं। जितनी देखो गंदी आदत तो बनानी नहीं है। सर ने बोला, जैसे मान लो स्कूल में तुमसे बोला गया कि भाई स्कूल का काम करके लाना है, ये प्रश्न करना है, तो घास नहीं काटनी मेरे भाई, उसको अच्छे तरीके से करना है। अच्छे तरीके से का मतलब उसमें जो क्वेश्चन को लिखना है वो अच्छे तरीके से लिखना है। अभी अगर तुम सही तरीके से लिखोगे तो ये गारंटी है कि एग्जाम में भी सही तरीके से लिखोगे। और अगर अब तुमने घास काटी है कि यार काम करना है पूरा, हटा इसको दौड़े से दूर में, यार कल मारेगा मास्टर, इसको हटा दो, ऐसे किया तो मेरे भाई तुम लॉस में जाने वाले हो। टीचर का कुछ नहीं बिगड़ रहा। तो मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, चीजों को जैसे होती हैं वैसे ही करें, उनमें कोई भी छेड़खानी ना करें। अगर काम करने के लिए दिया गया है तो काम करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहता कि तुम साइंस पढ़ो मेरे भाई, तुम सारी सब्जेक्टों को साथ लेके चलो, क्योंकि 100 नंबर का मैटर है। मैं साइंस पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए खड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी परसेंटेज अच्छे तरीके से बने, कभी आगे अड़चने नहीं आए परसेंटेज को लेकर या फिर कुछ भी, मतलब नॉलेज को लेकर या किसी भी तरीके को। तो मैं सारी चीजों को साथ लेके चल रहा हूं। अब तुमसे निवेदन है कि तुम बस जी जान लगाकर पढ़ने में लग जाओ, ठीक है। और देखो काम करने के तरीके हैं तो काम तरीके से ही करेंगे। सारी चीजें मैं करवा रहा हूं और तुम गारंटी मानो इस बात की, जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा तो तुम अपने आप को एक अलग लेवल में मालूम कर रहे होंगे। आगे जब तुम जाओगे तो तुम देखोगे कि हाँ हमने क्या पढ़ा है। अगर कोई नहीं मानता तो भाई जो पढ़ा है उनसे जाके पूछना, एक बार जो मुझसे पढ़ा है उससे आके जाके पूछना कि भाई मैं क्या देता हूँ 10th क्लास में और 11th 12th में उन्हें क्या मिलता है, किस तरीके का कितना लेवल में देता हूँ और किस तरीके से समझाता हूँ। अगर नहीं से पता, देखो भाई ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ मुझे अपनी कुछ मर्यादाओं में रहना पड़ता है, ठीक है ना। तो उस चीज के लिए थोड़ा सा वो है। बाकी कोई नहीं, देखो कोई चीज समझ में नहीं आती आप पर्सनली कॉल करके या मैसेज करके या कैसे भी, जो चीज समझ में नहीं आती आप पूछ सकते हैं, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं भाई, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफी मेरे भाई। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल, ठीक है मेरे भाई। ये लो फ्लाइंग किस तुम्हारा।